यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो अगला चैप्टर होता है वो एंट्रोपी होता है। बेसिकली एंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट। तो एंट्रोपी में क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि एंट्रोपी तो बेसिकली सबको ही जानता है, छोटे क्लास से ही में बता दिया जाता है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बताता है एंट्रोपी। जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस होगा उतना ही ज़्यादा। तो सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड का उससे ज़्यादा और गैसेस का सबसे ज़्यादा। तो ये तो एंट्रोपी का बेसिक पार्ट था। तो लेकिन एंट्रोपी का मैथमेटिकल टर्म मैथमेटिकली कैसे आता है एंट्रोपी, और वो देखते हैं हम लोग। और एंट्रोपी जनरेशन एक नया टर्म होता है जिसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है। एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है? और तो हम लोग देखते हैं कि एंट्रोपी को देखते हैं। तो एंट्रोपी बेसिकली सेकेंड लॉ में जो हम लोग क्लॉसियस इनइक्वालिटी देखे थे वहीं से आता है। वहीं से इसका जन्म होता है। अब तो कैसे हुआ ये इसका, हम एक इंटरनली पहले शुरू में हम लोग क्या बात करते हैं, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस अगर कोई हो रहा है, मान लो 1A 2 और वापस से ये 1 पे, ठीक है। फिर ये 1B 2 और ये पहला प्रोसेस ऐसे हुआ 1A 2 1, दूसरा प्रोसेस 1B 2 1। तो पहला एक साइक्लिक प्रोसेस है 1A 2 1 और दूसरा प्रोसेस है 1B 2 1। दोनों ही प्रोसेस क्या है, इंटरनली रिवर्सिबल है। तभी तो इसको सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, ये तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्लॉसियस का इनइक्वालिटी अगर लगाएंगे तो क्लॉसियस का इनइक्वालिटी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 हो जाता था, हम लोग को पता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाएं क्लॉसियस का इनइक्वालिटी, तो डेल क्यू बाई टी फॉर 1A2 प्लस का साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर 1A2। इसको एक काम करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं 1A2C दे देते हैं। तो यहाँ पे 1A2C1 आ जाएगा, 1B2C1, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल क्यू बाई टी 1A2 प्लस डेल क्यू बाई टी 1A2 2C1 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे साइकिल के लिए हम लोग देख लिए ये चीज़। अब ये वाले साइकिल के लिए देखते हैं, 1A2C1 के लिए देख लिए, 1B2C1 के लिए देखते हैं। तो डेल क्यू बाई टी ऑफ 1B2 प्लस का साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी ऑफ 2C1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म में ये टर्म और ये टर्म तो सेम है और दोनों ही टर्म बराबर है, मतलब बेसिकली दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा कि डेल क्यू बाई टी 1A2 इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी 1B2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मेरा रिलेशन ये है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी है ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। चाहे पाथ 1A2 हो चाहे पाथ 1B2 हो, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो यही डेल क्यू बाई टी का टर्म को जो है, चूँकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है कि ये बस पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये पॉइंट फंक्शन है। तो ये चेंज इन
कोई प्रॉपर्टी, किसी चेंज इन किसी प्रॉपर्टी के बराबर लिख सकते हैं, डेल्टा बी, वेयर बी इज ए प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी होगा। तो बाद में इसी बी का नाम इंट्रॉपी आया, इंट्रॉपी एस इंट्रॉपी कहलाया। यही डेल क्यू बाई टी जो है इंट्रॉपी है। तो 1865 में क्लॉसियस जो है बी को एस, मतलब इंट्रॉपी जो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो डेल क्यू बाई टी है वो डेल एस के बराबर है। मतलब इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन इंट्रॉपी आएगा वो सारा, इंट्रॉपी में जो चेंज आ रहा है इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो सिर्फ हीट ट्रांसफ़र के कारण ही इंट्रॉपी में चेंज आएगा। ठीक है। तो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस में जो भी हीट ट्रांसफ़र होगा वो इंट्रॉपी चेंज के इक्वल होगा। हमेशा याद रखना, चाहे प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल हो, एक्सटर्नली रिवर्सिबल हो, इंटरनली रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, कभी भी जो इंट्रॉपी में चेंज होगा, इंट्रॉपी में चेंज जो है वो इंटरनली रिवर्सिबल हो, इंटरनली इरिवर्सिबल हो, ये हमेशा सेम होगा। दैट इज इंट्रॉपी इज अ पॉइंट फंक्शन, इंट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। तो इंट्रॉपी एक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, चाहे वो इज अ प्रॉपर्टी, चाहे मेरा इंटरनली इरिवर्सिबल हो चाहे इंटरनली रिवर्सिबल हो, उससे मतलब नहीं है। इंट्रॉपी हमेशा ये होगा कि इंट्रॉपी जो हमारा वो स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। ठीक है। तो इस केस में तो एंट्रोपी चेंज जो है सारा का सारा हीट ट्रांसफ़र के थ्रू एसोसिएटेड था। कौन से केस का बात कर रहे हैं? इंटरनली रिवर्सिबल और क्लोज सिस्टम का बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओपन सिस्टम होगा तो मास ट्रांसफ़र के वजह से भी एंट्रोपी में चेंज आएगा। हाँ, और दूसरा चीज़ ये बात है, चाहे रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल, जैसा भी प्रोसेस हो, हमेशा इंट्रोपी जो है कभी भी वर्क से एसोसिएटेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग देख लेना कि इंट्रोपी कोई भी हो वो सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड करता है, इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो। अगर हम ये जो ग्राफ बनाए हैं, अगर इसी ग्राफ को थोड़ा ऐसे कर दें, ये एक प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस, तो ठीक है, 1A 1 2, ठीक है, B 1C 2, ऐसे करके हम दिखा दिए, दो प्रोसेस है। तो 1 del S फॉर 1 2B 1 इज इक्वल्स टू del S ऑफ 1C 2 1 2B 1 1C 2B 1। ठीक है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर भी इसका इंट्रोपी चेंज बदलेगा नहीं, इंट्रोपी चेंज उतना ही रहेगा, चेंज इन इंट्रोपी उतना ही होगा। हाँ, रिवर्सिबल के केस में ये जो सारा का सारा जो चेंज इन इंट्रोपी था ये हीट ट्रांसफ़र से एसोसिएटेड था, लेकिन इरिवर्सिबल में ये हीट ट्रांसफ़र के थ्रू तो एसोसिएटेड होगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आएगा। तो वही देखेंगे कि एक्स्ट्रा चीज़ क्या। अच्छा, दूसरा चीज़ कि हाँ, इंट्रोपी जो है कभी भी वर्क ट्रांसफ़र से कारण कभी भी नहीं आता है। वर्क ट्रांसफ़र की वजह से इंट्रोपी में कभी भी कोई इंट्रोपी चेंज हो कभी भी वर्क ट्रांसफ़र के कारण नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हीट क्या है? हीट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ, हीट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट जो है, जैसे अगर हम एक चैम्बर है, ठीक है, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होना चालू हो जाएगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। तो हीट जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो चेंज इन एंट्रोपी हीट के कारण एसोसिएटेड होगा, लेकिन वर्क के कारण कोई एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक बॉल को नीचे फेंकते हैं तो जो इसका पोटेंशियल एनर्जी, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज होता है, तो जो वर्क हो रहा है वहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका सब एक डायरेक्शन में अलाइन होकर के नीचे जाएगा, कोई डिसऑर्डरनेस नहीं होता है। ठीक है, तो वर्क के कारण कोई इंट्रोपी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोपी चेंज। अच्छा, ये जो इंट्रोपी चेंज है हीट ट्रांसफ़र के थ्रू एसोसिएटेड है सिर्फ इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस में। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट के साथ साथ कुछ एक एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा, हीट ट्रांसफ़र की वजह से तो होगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा। अब देखते हैं कि इरिवर्सिबल में क्या कहानी होता है। अच्छा, इरिवर्सिबल के लिए हम लोग अगला वीडियो में कर लेंगे कि टाइम थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।